वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी का नाम तो सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। कुछ लोगों के द्वारा इसे गब्बर सिंह टैक्स भी कहा जाता है, परंतु उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। गुड्स और सर्विसेज टैक्सेस होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। यहाँ पर एक बात चली है, यहाँ पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे एकल वस्तु एवं सेवा कर दर। वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट भारत के अंदर में आया था और उसी के रूपरेखा या उसी के टैग लाइन के बेस के आधार पर ये चल रहा है। तो जीएसटी की चर्चा है आज की जो क्लास, आज की जो वीडियो है उसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं एकल वस्तु एवं सेवा कर, वन जीएसटी की बात, जीएसटी प्रणाली के वर्तमान ढांचा की बात करेंगे और छूट रहित प्रत्यक्ष कर की बात करेंगे। जीएसटी से संबंधित मुक्त रूप से कह सकते हैं कि हम पूरी चर्चा जीएसटी पर करने वाले हैं। ये न्यूज में क्यों आया ये हम देखेंगे, चर्चा में क्यों है, इसका पीछे कारण क्या है और इसमें क्या बदलाव किया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इससे संबंधित क्या बातें करते हैं इस पर भी हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले करते हैं हम शुरुआत कि ये खबर में क्यों है, व्हाई इज इन न्यूज, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्हें आर्थिक सलाहकार जो परिषद होता है, इकोनॉमिक एडवाइजर्स होते हैं, उनके अध्यक्ष ने कहा कि भारत में एकल वस्तु और सेवा कर जो जीएसटी दर है उसको छूट रहित व्यवस्था होनी चाहिए। अब छूट रहित व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी चर्चा उन्होंने की, छूट रहित व्यवस्था होनी चाहिए ऐसा खबर में, मतलब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, है ना, के अध्यक्ष ने ऐसा कहा कि भारत में एकल वस्तु और सेवा कर जी दर, छूट रहित कर व्यवस्था, ये दोनों होनी चाहिए। अब इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि भाई उन्होंने तो कह दिया कि छूट रहित होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्योंकि आपको जीएसटी पता है यूनिफॉर्म टैक्स है आपका, है ना, यूनिफॉर्म टैक्स है आपका, यूनिफॉर्म वन टैक्स वन नेशन वाली कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है, सबको बराबर है, स्लैब में डिवाइड किया गया है ना। ये इन सभी चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े, या इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे, टैक्सेशन इन इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि भारत में कर की प्रणाली कितने प्रकार का है। तो अगर वहां पर आप देखेंगे तो आप जाएंगे, इस बात को आपको समझ में आएगा डिटेल से पढ़ने के बाद कि भारत में जो कर है वो कर दो प्रकार से कर लिए जाते हैं। एक तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और दूसरा जो होता है डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कई प्रकार के होते हैं, है ना, उसकी चर्चा अलग से करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी है और डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे टैक्सेस आपको आ जाते हैं, जैसे आपका पर्सनल टैक्स हो गया, आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, तरह तरह के बहुत सारी टैक्सेस आपको देखने को मिलता है। टैक्सेशन ऑफ इंडिया में आप इस चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है, वो तो अलग बात है। तो हम आज की चर्चा जो है जीएसटी पर चर्चा है। जीएसटी की दर में बदलाव करने की बात कही जा रही है कि भाई उनमें कुछ छूट होना चाहिए, है ना, तो इसकी चर्चा इसी पर हम करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक एडवाइजर का ये काउंसिल था, अब इसमें सिफारिश किया गया, बहुत सारी सिफारिशें किया गया जीएसटी को लेकर। इन सभी सिफारिशों में अगर देखा जाए तो कहा गया कि सभी जो वस्तुएं के समान होनी चाहिए, दर जो जीएसटी का दर जो हो सभी वस्तुओं पर समान होनी चाहिए, क्योंकि प्रगतिशील दर है। जब आप टैक्स को पढ़ेंगे तो कई प्रकार रिग्रेसिव टैक्स होता है आपका, जिससे एक आपका प्रगतिशील कर होता है, प्रतिगामी कर होता है ना, इस तरीके का कर। तो प्रगतिशील कर का मतलब होता है कि भाई अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो उसी के साथ साथ आपका टैक्स भी बढ़ना चाहिए, है ना। आप प्रगति कर रहे हैं तो भाई देश के भी प्रगति में कुछ आप योगदान करें, इसकी बात करता है। तो अप्रत्यक्ष कर की ये तुलना में यही बात की जाती है, प्रगति दर अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों के मामले में अधिक व्यवहारिक होता है ना। ये ऐसी सिफारिश होती है। जब पहली बार जीएसटी की घोषणा की गई थी तो नेशनल काउंसिल ऑफ द अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के द्वारा अनुमान लगाया गया था कि इसकी सकल घरेलू उत्पाद 1.5% से 2% में वृद्धि होगा। ऐसा बात उस वक्त किया था जब जीएसटी आया था। हालांकि अनुमान इस बात पर निर्भर करता था कि सभी वस्तुओं और सेवाएं जीएसटी के हिस्सा में होगी और जीएसटी में एकरूपता होगी, मतलब यूनिफॉर्मिटी होगी।
लेकिन आपने देखा कि भाई जीएसटी को 5 स्लैब में बांटा गया है, 0%, 5%, 12%, 18%, है ना, 28%, 5 स्लैब में है आपको। इस स्लैब बेसिस मतलब प्रोपोर्शनल बेसिस पर आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल बेसिस पर, जैसे टैक्स का जो प्रकार होता है, टैक्स कई प्रकार के होते हैं। अगर आप बेस के आधार पर देखेंगे तो टैक्स जो है ये आपका प्रोपोर्शनल टैक्स होता है ना। उसी प्रकार से आप देखेंगे रिग्रेसिव टैक्स होता है आपका, आप प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव हुआ, रिग्रेसिव हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ, इस फॉर्म में, है ना। हिंदी में प्रगतिशील, प्रतिगामी, है ना, और अनुपातिक होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब अनुपातिक हुआ, है ना, रिग्रेसिव का मतलब प्रतिगामी हुआ, और आपका एक होता है प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील। ये 3 प्रकार के टैक्स हो। तो जीएसटी आपका यहां पर प्रगतिशील बात है कि मान लिया अभी आपकी इनकम ये डायरेक्ट टैक्स होता है, आप टैक्स की बात अगर करो तो उसमें प्रगतिशील वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मान लिया कि आप 5 लाख से 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपकी टैक्स इतना होगा, 10 से 12 कमाएंगे तो इतना होगा, 12.5 से 15 में तो आपको इतना % देना पड़ेगा, अब 15 से ऊपर तो 30% देना पड़ेगा। तो ये प्रगतिशील टैक्स है। लेकिन जीएसटी क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स के बेस के आधार पर भी काम करता है। तो वो कॉन्सेप्ट तो अलग है, उस चीजों की बात नहीं। अभी ये लोग सिफारिश के दौरान जो एडवाइजर ये बात कर रहे हैं कि भाई उस वक्त अनुमान लगाया गया था नेशनल काउंसिल ऑफ द अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के द्वारा कि अगर जीएसटी में एकरूपता अगर रही तो 1.5% से 2% तक का हमारे जो जीडीपी है उसमें वृद्धि होगा। इस बात पर वो बात कही गई, है ना। अब क्या होता है इसमें कि भाई हमारे यहां तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के दरें हैं, 5 मुख्य रूप से 5 स्लैब में डिवाइड किया गया है। प्राइम कंट्रोल की एक मासिक प्रेरित ये मानसिकता प्रेरित होती है कि जिसमें जीएसटी दर विशिष्ट मानी जाने वाली वस्तुओं के लिए अधिक और बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली रखी गई। परिणाम ये है कि व्यक्तिगत विचार विमर्श के साथ बहुत सारे मुकदमाबाजी और तरह तरह की ये सब कॉन्सेप्ट बताया गया। लेकिन पहले जीएसटी के लिए आधिकारिक तौर पर अनुमानित 17% राजस्व तटस्थ से विकृत वर्तमान औसत दर 5% से वृद्धि होनी चाहिए। ये सब वो आपस में सिफारिश की बातें कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि भारत के अंदर में जो जीएसटी का स्लैब होता है वो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% होता है। मतलब भारत में जीएसटी को 5 स्लैबों में डिवाइड कर दिया गया। आप सबको पता होगा कि भाई खाद्य पदार्थ है, खास करके दूध, दही, ये सब जो चीजें थे उस पर 0% हुआ करता था। लेकिन भारत सरकार ने इस बार जब काउंसिल बैठी तो उन्होंने कहा कि उस पर 5% आपको टैक्स देने पड़े। अगर आप दूध खरीदते हैं तो उस पर 5% टैक्स देगा, दही खाना चाहते तो उस पर भी 5% टैक्स, सब्जी 5% टैक्स। तो इन सभी चीजों पर तो मुख्य रूप से भारत में जो टैक्स का स्लैब है वो 5 दर है। आगे और भी चीजों को आप पढ़ेंगे तो जैसे डायमंड्स हुआ, स्टोन हुआ, मेटल्स हुए, इन सभी पर जो इस स्लैब से बाहर रखा गया, जैसे पेट्रोल को स्लैब से बाहर रखा गया है, शराब को स्लैब से बाहर रखा गया है, ये सारे जीएसटी के अंदर में ये बातें की जाती है ना। लेकिन अब चलिए सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रहा है कि जीएसटी अभी काउंसिल में क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि भाई छूट रहित प्रत्यक्ष कर व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी सब्सिडी मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, है ना, प्रत्यक्ष कर के व्यवस्था में। तो कैसा भाई, तो सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने इस तर्क के साथ एक छूट रहित प्रत्यक्ष कर व्यवस्था का आह्वान किया। कर वचन गैर कानूनी है ना, लेकिन अगर परिहार के तहत छूट संबंधित खंडों का उपयोग करते हुए कर का भार कम करना वैध माना जाता। अगर आप कर नहीं देते हैं, आप मान लिया कि टैक्स के स्लैब में आते हैं, आप महीने का या साल का आप इनकम जो है 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको इनकम है, लेकिन आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ये तो कानूनी जुर्म है, ये बात कहा। लेकिन हाँ, सरकार ने कहा कि मान लिया कि अगर आप टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स दे रहे हैं या टैक्स नहीं दे रहे तो गैर कानूनी है, लेकिन टैक्स अगर दे रहे तो उसमें भी अगर आपको बर्डन हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। ये संवैधानिक तौर पर ये इसका खंडों का उपयोग करके उसका टैक्स का भार कम किया जा सकता है। ये ऐसा छूट रहित प्रत्यक्ष कर की व्यवस्था में बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एडवाइजर के काउंसिल में। उन्होंने ऐसा कहा कि कर में अधिक छूट से कर संबंधित जटिलताओं के मामले में वृद्धि हो सकती है। अगर थोड़ा सा कर में अगर छूट दे दोगे ना तो जो नहीं भी देना चाहते हैं वो भी देना शुरू कर देंगे। वो कहने का मतलब कैसे, जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने उस वक्त रेलवे मंत्रालय में कहा कि बहुत सारा वृद्धि लाया था, तो उनका एक वृद्धि था कि उसने प्राइस जो है
प्राइस की अगर बात करें, रेलवे टिकट के फेयर जो है उन्होंने कम कर दिया। तो कहा कि अगर फेयर कम होगा तो सभी लोग खरीदेंगे, और जो फेयर अगर अधिक होगा तो ज्यादातर लोग टिकट नहीं खरीदना चाहेंगे क्योंकि उनको बर्डन लगेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को जाकर आप पढ़िए, बहुत सारे ऐसा कॉन्सेप्ट है उसमें यह कहा जाता है कि आप अगर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादातर मास देश के अंदर में वो टैक्स पेमेंट करे, तो टैक्स के रेट को कम कर दो आप। टैक्स का रेट कम होगा तो अधिक से अधिक लोग टैक्स देंगे। बर्डन अगर टैक्स लगने लगा तो टैक्स नहीं देगा। कर बर्डन नहीं होना चाहिए, कर जो है आपके एक सुमोलित होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, और सुचारू ढंग से एक कह सकते हैं कि भाई ताकि हर लोग उसको पे कर सके। तो वही कहता है कि कर में अधिक छूट से कर संबंधी जटिलताओं में के मामले में वृद्धि हो, मामलों में भी वृद्धि होती है। कॉर्पोरेट करों और व्यक्तिगत आयकर के बीच कृत्रिम अंतर को दूर किए जाने की आवश्यकता है। आपको पता होगा कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स शुरुआती दौर में 30% 35% हुआ करता था। अब सरकार बजट आई, उन्होंने कहा कि भाई इतना सारा कॉर्पोरेट टैक्स, बहुत सारे कॉर्पोरेट चला रहे होते हैं, टैक्स नहीं दे रहे थे। भारत की बहुत सारी कंपनियां पलायन करके विदेशों में चली गई कि जहां पर टैक्स कम होगा वहीं पर प्रोडक्शन करेंगे। तो इससे क्या होगा, तो आप विदेश के लोगों के या भारत के लोगों को आकर्षित कैसे कर सकते? कॉर्पोरेट टैक्स में थोड़ी कम करे तो 22% सरकार ने कर दिया, 25% था 22.5 कर दिया, है ना। और फिर क्या हुआ कि भाई 25 से 12.5, 25 से क्या हो गया आपका 22.5 हो गया, और 22.5 जो था उसे 15% कर दिया। जो नए कंपनियां होगी, बोला कि तुम लोग कंपनी भारत में खोलो, शुरुआती दौर में हम आपसे 15% ही टैक्स लेंगे। तो कॉर्पोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर के बीच में भी जो कृत्रिम अंतर है उसको दूर होना चाहिए, है ना। बहुत से अनियमित व्यवस्थाएं व्यक्तिगत आयकर के तहत करों का भुगतान करते हैं, है ना। छूट रहित प्रत्यक्ष कर प्रणाली का उपयोग मत में काफी मतभेद होती है, समस्या उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं जो आपके कर व्यवस्था में जो लूप होल है उसको दूर करने की सिफारिश जो है की जा रही है ना। इसी की चर्चा इसके अंदर में चल रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जीएसटी प्रणाली का जो वर्तमान ढांचा है वो क्या है। जीएसटी प्रणाली का तो वर्तमान ढांचा की बात करें तो वस्तु और सेवा कर घरेलू उपयोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला मूल्यवर्धक कर है, वैल्यू टैक्सेस है। सिंपल सी बात भाई, भारत के अंदर में जितने भी वस्तु हैं, जिस वस्तु को हम बेच रहे हैं, तो बेचने के लिए उस पर जो छोटा मोटा जो कर लगाया जाए, जैसे बिस्किट खरीद रहे हो आप या कोई भी चीजें खरीद रहे हो, तो उस पर आपको 4%, 8%, 12%, 28% इस तरीके से टैक्स लगाए जाते हैं कि भाई आपको पे करना पड़ेगा। तो उसी को जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, है ना। लेकिन इसको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जीएसटी का भुगतान जो है उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है, अनिवार्य है। जीएसटी पहली बार भारत के संविधान के अंदर में 101 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 2016 में आया है, और आपको पता है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। सिंपल सी बात है इसके अंदर में, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से जीएसटी को लाया गया। आर्टिकल 279 में रखा गया, 269 में रखा गया, ये सारा। दूसरी बात, जीएसटी की जो स्ट्रक्चर है दो तरीके का, सेल विद इन द सेम स्टेट और इंटर स्टेट आपका, जैसे यूपी और बिहार और यूपी हो सकता है, दिल्ली हरियाणा हो सकता है, तो इसको इंट्रा स्टेट कहते हैं, इंटर स्टेट सेल कहते हैं, है ना। और तो जीएसटी को 3 भागों में डिवाइड किया, एक सेंट्रल जीएसटी हो गया, स्टेट जीएसटी हो गया और आईजीएसटी हो गया, है ना। सेंटर के लिए सेंटर वसूलेगा, है ना, ये स्टेट जीएसटी और इंटर स्टेट, इंटर का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार व्यवसाय होता है वो। तो इस तरीके से 3 प्रकार के टैक्स की बात मौजूदा संरचना। देखिए, केंद्रीय जीएसटी में उत्पादन शुल्क, सेवा कर आदि शामिल होते हैं। राज्य वाले जीएसटी में मूल्यवर्धित कर, है ना, विलासित कर आदि शामिल होता है। और एक आपका एकीकृत इंटीग्रेटेड जीएसटी में अंतरराज्यीय व्यापार से संबंधित है। तो आईजीएसटी कर जो है नहीं, बल्कि कि राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिए एक प्रणाली बनाया गया है, एक कनेक्शन बनाया गया सेंटर और स्टेट के बीच का। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 4 प्रमुखता जीएसटी है आपके भारत के अंदर में। आप देखिए, मैंने जैसा कि स्लैब बता दिया आपका 5%, 12%, 18%, 28%, 5%। देखिए रेंटल, कैब, सर्विस, एयर, ट्रैवल, ये सब
है ना। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जिसमें नील 0% है। बेसिक सर्विसेज आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट 28% है, 12% है आपका सिनेमा टिकट, 18% है आउटडोर कैटरिंग थिएटर, ये सब 28% है आपका पार्क जियो कार्टिंग, ये सब बड़े बड़े जो चीजें हैं। तो 5 कर है आपका। इसी में कुछ अहित और विलासित जो वस्तुएं हैं 28% के स्लैब में है। कुछ चीजें हैं जो अलग हैं आपका, जैसे डायमंड वूमेंट है उसमें 0.25% लगता है ना। तो बहुत सारे ये टैक्स के मुख्य रूप से स्लैब है भारत के अंदर में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, थोड़ी सी हम जानकारी कर लेते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल क्या है भाई? तो जीएसटी परिषद काउंसिल की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के ए में कहा गया है कि जीएसटी के प्रशासन और संचालन के लिए आपको राष्ट्रपति के द्वारा जो है जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है ना। और ये राष्ट्रपति के द्वारा जब गठन किया जाता है तो इसका जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, वो वित्त मंत्री होते हैं, है ना। और राज्य के सरकार के द्वारा मनोनीत मंत्री इसके सदस्य होते हैं, है ना। परिषद में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि केंद्र के पास 1/3 वोटिंग शक्ति होगी, जबकि राज्यों के पास 2/3 अर्थात 2/3 वोटिंग शक्ति होती है। जबकि निर्णय सदस्य 3/4 बहुमत के आधार पर ही लिया जाता है। अगर कोई चीज बदलाव किया जा रहा है तो जब तक वोटिंग 3/4 नहीं होगा तब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो ये सभी बातें, मान लिया कि 8 सदस्य हैं तो उसका 3/4 अर्थात 6 सदस्य की सहमति चाहिए होगा इन किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेने के लिए जीएसटी से संबंधित। तो ये जीएसटी परिषद था। तो यही सब चीजें हैं जो इसके बारे में चर्चा की गई है। बाकी डिटेल्स इंडियन इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है आपका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सलाह हो, कोई अगर ऐसी आप मुझे करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।